जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। मान्यवर, इसके पहले हम लोगों ने जो कुछ भी देखा था उस कड़ी को मैं 1919 की बहुत सारी घटनाएं थी जिन घटनाओं का जिक्र मैंने किया था और जिक्र करते हुए ये बतलाया था कि 1919 का कालखंड भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रकार से मील का पत्थर है। 1919 में आप लोगों ने देखा कि रॉल्ट एक्ट आया था। ये वही रॉल्ट एक्ट था जिस रॉल्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉल्ट एक्ट को काला कानून के रूप में भारत के इतिहास में जाना जाता है और स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। और ये प्रतिक्रिया हुआ कब? ये प्रतिक्रिया हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में तुम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत ने कैसे निहत्थों के ऊपर गोली चलाया। यार, ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा क्या आफत आ गई थी कि महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के ऊपर गोली चलानी पड़ी? सभा को ही तितर बितर करना था तो आसानी से तितर बितर किया जा सकता था, लाठीचार्ज किया जा सकता था, पानी का बौछार किया जा सकता था। उन लोगों की सभा को अवैध घोषित करने के साथ ही साथ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा कौन सा जघन्य अपराध उन तमाम प्रदर्शनकारियों और भाषण सुनने वालों ने किया था जिसको गोली मार दी? स्वाभाविक है कि बड़ा और कड़ा प्रतिक्रिया तो होना ही था और हुआ भी। और पहली बार एक और घटना घटित हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर जब दबाव पड़ा तो उसने जांच कमेटी का गठन किया। और जांच कमेटी नहीं थी, वो लीपापोती की कमेटी थी जो हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तब कहीं जाकर के कांग्रेस ने अपनी एक जांच कमेटी का गठन किया और वही कांग्रेस की जांच कमेटी क्या कहलाई? तो कांग्रेस की जांच कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। ये सब कैरेक्टर उसके सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अब जरा आगे की प्रक्रिया को देखना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यारा एक चीज तुम गांठ बांध लो कि भारत के मुसलमानों के अंदर जो फूट पैदा किया था ब्रिटिश हुकूमत ने, जिसके कारण वो हिंदू समाज से कट करके, या यूं कहो कि भारत है, भारतीयता हमारी पहचान है, इस मूल भाव को लोगों ने भुला दिया था। आज उसी खिलाफत की बात होगी। ये खिलाफत की कड़ियां जुड़ी कहां से है? तो यारा, विश्व में एक जगह पड़ता है तुर्की, और तुर्की में ही हुआ करता था मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु। और मुस्लिम जगत के धर्मगुरु को कहा जाता था खलीफा। ये वो खलीफा हुआ करता था यारा जो इस्लामिक जगत को, मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा खलीफा ने मान्यता दिया, खलीफा ने मान्यता दिया। इसका क्या मतलब होता था? खलीफा धर्मगुरु होता था और वो जिस किसी को मान्यता दे देता था उसको पूरा इस्लामिक जगत अपना राजा मानता था, या यूं कहो कि राजा के रूप में मान्यता उसको मिल जाती थी। एक प्रकार से ऑथेंटिसिटी थी, एक प्रकार से प्रमाण पत्र था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो 1914 से 1918 के बीच चला, तो भारत के मुसलमानों ने ये मांग किया था कि पूरी दुनिया को तुम तहस नहस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर तुर्की के ऊपर आक्रमण नहीं करना। ये भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से मांग किया था। मैं पुनः दोहरा दूं कि तुर्की में खलीफा का पद है। खलीफा धार्मिक आस्था का प्रतीक है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो यही कारण था कि भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों से ये मांग रखा था कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना मंजूर है, लेकिन किसी भी कीमत पर तुर्की के ऊपर आक्रमण नहीं करना। लेकिन अंग्रेज था यारा, ये वो कैरेक्टर था जो मुर्दों से भी कफन का पैसा वसूलने को हमेशा आतुर रहता था। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत जो है वो उसने वादा तो कर दिया कि ठीक है हम तुर्की के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही था कि उसने तुर्की को कहीं का नहीं छोड़ा। आधुनिक सऊदी अरबिया के माध्यम से उसने तुर्की के ऊपर भी आक्रमण करा दिया। और एक संधि जो कहलाता है इतिहास के पन्नों में सीवर्स की संधि, जो ब्रिटेन और तुर्की के मध्य हुआ, और इस संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए। सीवर्स की संधि के तहत अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार को छीन लिया। और ये अधिकार छीन लिया जाना कोई मामूली बात नहीं थी यारा। और अगर मामूली बात थी तो भारत के मुसलमानों की आस्था के ऊपर किया जाने वाला एक करारा प्रहार था।
एक ऐसा करारा प्रहार था जो उसको माफ नहीं किया जा सकता। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि भारत के मुसलमानों को पहली बार लगा कि अंग्रेज स्वार्थ के यार हैं, ये किसी के नहीं है। इन लोगों को इसको अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए और दूसरा कोई मतलब नहीं है। वादा खिलाफी इन लोगों के लिए गाजर मूली काटने टाइप पर है। यही कारण था कि भारत के मुसलमानों के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। पहली बार भारत के मुसलमानों को लगा कि जिस दिलो जान से और जिस अंतर आत्मा की आवाज़ के साथ हम भारत में अंग्रेजों के साथ भारत का मुस्लिम तबका खड़ा रहा, आज उसी मुस्लिम तबके को ब्रिटिश हुकूमत तवज्जो देने को तैयार नहीं, एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर सका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा पहली बार हुआ है यार कि भारत के मुस्लिम तबके के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति, भारत के मुस्लिम तबके के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति आक्रोश का भाव चरम पर पहुंचा और यहीं से एक आंदोलन आरंभ हुआ जो कहलाया खिलाफत आंदोलन। अब सबसे बड़ी बात है, ऑब्जेक्टिव तो आसानी से निकाल देंगे, जरा मेन ओरिएंटेड टॉपिक को देख लेना और यही कंसेप्ट दे देगा, कथन कारण का आधार भी दे देगा। तुम लोगों को ध्यान ये रखना कि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों से ये मांग रखा था कि तुर्की के ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्रमण न किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने सिवर्स की संधि के तहत उन तमाम अपने ही द्वारा किए गए वादों को धज्जियां उड़ा दी। इसी का परिणाम था कि भारत के मुसलमानों में पनपते आक्रोश का परिणाम उभर के आया खिलाफत आंदोलन के रूप में। और ये खिलाफत आंदोलन के रूप में आया तो महात्मा गांधी वक्त के बहुत बड़े पारखी थे यार। उन्होंने डायरेक्ट कोई आंदोलन की रूपरेखा नहीं तैयार किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को पहले एक प्रकार से पैगाम भेजना चाहा कि मेरी भी मांगे हैं कुछ, उसको ध्यान दिया जाए। तो भारत के मुसलमानों की तमाम आवाज़ को उठाने के उद्देश्य से, इनकी मांगों को रखने के उद्देश्य से डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड को भेजा गया। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को इंग्लैंड को भेजा गया। उन लोगों को पूरी उम्मीद थी इस बात की कि जिन अंग्रेजों को मैंने तहे दिल से इतना सपोर्ट किया है, निश्चित रूप से वो अंग्रेज हमारी बातों को जरूर सुनेगा, हमको तवज्जो जरूर देगा। लेकिन यारा कुत्ते की जात थी अंग्रेज, अगर पूछ सीधा हो भी जाए तो बिरादरी से बाहर जा नहीं सकता। आउटपुट ये हुआ कि जब डॉक्टर अंसारी की पूरी जत्था इंग्लैंड को पहुंचता है तो इंग्लैंड पहुंचने के बाद डॉक्टर अंसारी को जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि इन लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी का हो नहीं सकता और यही कारण था कि भारत में कमेटियां बनने लगी। उसी कमेटी में खिलाफत कमेटी था। खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ और जान के आश्चर्य लगेगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? तो महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर था यार। दिल्ली के जामा मस्जिद में अजान देने का काम पहली बार हिंदुओं ने किया। स्वर्ण मंदिर के मुख्य गेट को फाटक खिलवाने का काम पहली बार किसी मुसलमान से कराया गया, जहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित माना जाता था। ये कमाल की एकता, चरम रूप पर एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव चरम रूप पर देखने को मिला। यही कारण था कि महात्मा गांधी को लगा कि यही समय है, सही समय है जब बड़े और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और भारत में कोई बड़ा जन आंदोलन आरंभ किया जा सकता है। तो यह इलाहाबाद में, ध्यान रखना, मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक हुई और यहीं पर गांधी ने कहा कि हम लोग एक आंदोलन को आरंभ करेंगे जो आंदोलन कहलाएगा असहयोग आंदोलन। मतलब खिलाफत ने ही बुनियाद खड़ा कर दिया किसका? असहयोग आंदोलन का। और यहीं से आगे चल करके असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा, पूरी पटकथा यहीं से तैयार होता है। तो ये खिलाफत आंदोलन है। इसका विश्लेषण कैसा होगा? इसका विश्लेषण इस रूप में होगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार हिंदू और मुसलमान के बीच एकता को देख करके गांधी को यह एहसास हुआ कि भारत में जन आंदोलन को आरंभ करने का सही वक्त आ चुका है। दूसरी बड़ी बात यह आ गया कि अभी तक गांधी 1915 में भारत में एक के आगमन के बाद अभी तक गांधी ने कोई आंदोलन खड़ा किया ही नहीं था। छोटे छोटे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद, लेकिन कोई बड़े आंदोलन भारत स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा किया हो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि गांधी जानते थे कि बगैर जनभावनाओं में हुकूमत के प्रति
आक्रोश जब तक पनपेगा नहीं कोई आंदोलन सफल होगा नहीं। और यही चीज़ पहली बार उनको एहसास हुआ। यही कारण था कि आगे चल कर के एक आंदोलन हम लोग देखेंगे जो इतिहास के पन्नों में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव को देख लें तो खिलाफत आंदोलन है, तुर्की के खलीफा को लेके हुआ, खलीफा की पुनः स्थापना को लेके जन्म हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया। एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में भेजा गया। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। सिवर्स की संधि के तहत समस्त अधिकार तुर्की के सुल्तान का सीज कर लिया गया। यही दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद ने असहयोग आंदोलन के सहयोग से आंदोलन जोर पकड़ा था, खिलाफत आंदोलन। शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी हो गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को अपनाए जाने की बात कही गई। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया तब जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को खलीफा के पद को स्वयं समाप्त कर दिया तो ऑटोमेटिक खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और दूसरी बड़ी बात और पहली बड़ी बात कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर भले मैं भी खड़ा हूँ यारा, लेकिन वीडियो को देखना और किताब को पढ़ने में वही अंतर है जो ज़मीन और आसमान का है। इसीलिए निश्चित रूप से किताब का सहारा लें और ख़ासकर स्वतंत्रता संग्राम में बिपिन चंद्र की पुस्तक जो आता है स्वतंत्रता संग्राम, उससे जुड़ें। अन्यथा अगर हम अपने पे आ जाएं और इसमें मटेरियल डालना शुरू करें तो अंबार खड़ा कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब और यूट्यूबर को व्यूअर से मतलब होता है। आपकी सफलता और असफलता से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। ये सच है, थोड़ा कटु है, लेकिन आपके भविष्य के लिए है, क्योंकि सफलता का दर्द क्या होता है या असफलता का ये हमें भी पता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।